Hello friends, welcome back to our channel. How are you all? Hope so you are doing well. So today we are going to discuss English question answers which are very important for Bihar Civil Code PN exams, and these questions are also important for SSC and other state exams. तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे. फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सिनोनिम ऑफ abundant. राइट अब यहाँ पे अबेंडेंट जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि बहुत अधिक मात्रा में किसी चीज़ का होना. राइट और इसके ऑप्शंस में दे रखा है स्केस, जिसका मतलब होता है कि बहुत कम मात्रा में होना. तो हमें यहाँ पे सिनोनिम बताना है, मतलब कि समानार्थक शब्द बताना है. राइट तो जो स्केस है वो इसका ऑपोजिट है प्लेंटी. सेकेंड ऑप्शन प्लेंटी का मतलब होता है कि बहुत अधिक मात्रा में होना. तो एबेंडेंट और प्लेंटी इन दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है. राइट सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. रेयर का मतलब भी आपको पता होना चाहिए. रेयर का मतलब है कि जो कॉमन नहीं है, कभी कभी होता है ना. एम्प्टी का मतलब होता है खाली. ओके जो कि ऑपोजिट है. राइट आगे चलिए. नेक्स्ट है फाइंड द एंटोनिम ऑफ फ्रेगाइल. अब फ्रेगाइल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसी चीज़ जो आसानी से टूट जाती है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं नाजुक चीज़. राइट तो इसके ऑप्शंस में दे रखा है वीक, जिसका मतलब है कमज़ोर. ओके तो हमें यहाँ पे एंटोनिम बताना है, मतलब ऑपोजिट बताना है. गॉट इट. और अगर कोई चीज़ वीक है तो वो भी आसानी से टूट ही जाएगी. ओके नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, जो आसानी से टूटती नहीं है. ओके नेक्स्ट है सॉफ्ट, जिसका मतलब है नरम होना, है ना, जो चीज़ हार्ड नहीं है. और जो सॉफ्ट होगी वो भी आसानी से टूट सकती है. उसके बाद है ब्रेकेबल, जिसका मतलब है जो टूट सकती है, टूटने वाला. ओके सो फ्रेगाइल का मतलब हो गया नाजुक, और स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हो गया? मजबूत. सो स्ट्रॉन्ग इज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ फ्रेगाइल. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. राइट आगे चलिए. आगे क्या है? आगे है शी डैश टू द मार्केट यस्टरडे. अब यहाँ पे यस्टरडे लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि कोई ये जो है सेंटेंस ये पास्ट वाला. राइट कोई चीज पास्ट में हो चुकी है. ओके अब गो तो यहाँ पे आएगा नहीं, ये प्रेजेंट में यूज होता है. गोज भी नहीं आएगा, ये प्रेजेंट में यूज होता है. गोइंग भी नहीं आएगा, ये कंटिन्यूस में यूज होता है, जो कि चीज अभी चल रही है ना. यहाँ पे वेंट का यूज होगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि पास्ट में यूज होता है. राइट शी वेंट टू द मार्केट यस्टरडे. गॉट इट. अगला देखिए, अगला क्या है? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग. अब यहाँ पे आपको रिसीव के करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं. राइट रिसीव के करेक्ट स्पेलिंग जो है उसमें सी के बाद ई आता है और ई के बाद आई आता है. ठीक है अब यहाँ आपको सी के बाद ई तो दिख रहा है डी वाले में, बट ई के बाद आपको आई नहीं दिख रहा, तो इसको एलिमिनेट कर दो. यहाँ भी आपको सी के बाद ई दिख रहा है, बट ई के बाद आपको आई नहीं दिख रहा, इसको भी एलिमिनेट कर दो. यहाँ के बाद यहाँ जो फर्स्ट वाला है, यहाँ पे सी के बाद आपको ई दिख ही नहीं रहा है ना, तो इसको भी एलिमिनेट कर दो. सो करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी. रिसीव का स्पेलिंग होता है RECEIVE, रिसीव. राइट मतलब किसी चीज को प्राप्त करना. ओके इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड. ऐसा पर्सन जो भगवान पे विश्वास नहीं करता. राइट अब जो भगवान पे विश्वास नहीं करता उसको बोलते हैं नास्तिक. ओके फर्स्ट वाला है थीस्ट, इसका मतलब है आस्तिक, जो भगवान पे विश्वास करता है. ओके तो इसको एलिमिनेट कर दो. सेकंड है अथीस्ट, इसका मतलब है नास्तिक, जो कि भगवान पे विश्वास नहीं करता. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी है प्रीस्ट, इसका मतलब है पुजारी. ओके तो ये भी नहीं हो सकता. मॉन्ग का मतलब होता है साधु संत, तो ये भी नहीं हो सकता.
सो नास्तिक जो होता है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अथीस्ट। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, राम रोट अ लेटर। अब यहाँ पे हमें चेंज करना है इसको, एक्टिव पैसिव वॉइस है ना। तो राम रोट अ लेटर, अब यहाँ पे कन्वर्शन होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बनेगा, राइट। तो राम तो पहले आ नहीं सकता, तो इसको तो पहले एलिमिनेट कर दो, राइट। उसके बाद हमें वाज दिखना चाहिए सेंटेंस में, वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखनी चाहिए। यहाँ पे हमें वाज तो दिख ही नहीं रहा, इसको भी एलिमिनेट कर दो। यहाँ पे भी वाज नहीं आ रहा, इसको भी एलिमिनेट कर दो। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अ लेटर वाज रिटन बाय राम, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? He is afraid dash dogs। अब जो afraid bird है इसके साथ क्या लगता है? ऑफ। और जब इसके साथ ऑफ लग जाए तो इनका कंबाइन जो मीनिंग होता है वह होता है किसी चीज से डरना, राइट। तो वह कुत्तों से डरता है, तो यहाँ पे किसका यूज होगा? ऑफ का। He is afraid of dogs। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डैश एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अब यहाँ पे साउंड जो है वो वॉवल की आ रही है, ओके, एप्पल, राइट। तो यहाँ पे क्या यूज होगा? एन यूज होगा। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? सिनोनिम ऑफ ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, है ना। अब हमें इसका सिनोनिम बताना है, मतलब समानार्थक शब्द बताना है। तो कॉवर्ड, कॉवर्ड का मतलब होता है डरपोक, तो ये ऑपोजिट हो गया। फेयरफुल का मतलब भी होता है डरने वाला, ये भी ऑपोजिट हो गया। कोरेजियस का मतलब होता है बहादुर। सो ब्रेव और कोरेजियस इन दोनों के मतलब सेम है। सो सिनोनिम ऑफ वर्ड्स ब्रेव इज कोरेजियस, जिसका मतलब है साहसी, बहादुर। ओके, वीक का मतलब होता है कमजोर, तो इसको भी एलिमिनेट कर दो। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ एक्सपैंड। अब एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड, राइट। एक्सपैंड का मतलब है कि किसी चीज का फैल जाना, है ना, स्प्रेड हो जाना। तो ग्रो का मतलब भी यही होता है, बढ़ना। ओके, तो ये सेम हो गया, इसको एलिमिनेट करो। इंक्रीज का मतलब भी यही होता है, फैल जाना, बढ़ना। ओके, तो इसको भी एलिमिनेट करो। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है किसी चीज का श्रिंक हो जाना, सिकुड़ जाना, राइट। तो एक्सपैंड का मतलब फैल जाना, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ जाना। सो दिस इज द ऑपोजिट ऑफ एक्सपैंड। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डेवलप का मतलब भी होता है कि ग्रो कर जाना, ओके, फैल जाना। सो डेवलप को भी आप एलिमिनेट कर दो। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। आगे देखिए, आई हैव बीन वेटिंग डैश 2 hours। अब यहाँ पे 2 hours मतलब कि यहाँ पे कोई टाइम पीरियड बता रहा है, फिक्स टाइम तो है नहीं, कोई टाइम पीरियड बता रहा है कि मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ 2 घंटे से, राइट। तो यहाँ पे टाइम पीरियड की बात हो, 2 hours एक लंबा समय है ना। तो उस जगह पे फॉर का यूज करते हैं, राइट। ड्यूरेशन बता रहे हैं ना ये 2 hours, तो यहाँ पे फॉर का यूज होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours। गॉट इट। आगे देखिए, आगे क्या है? हाँ, करेक्ट सेंटेंस, ही डू नॉट लाइक टी। अब ही के साथ डू तो लगेगा ही नहीं, है ना। ही डज नॉट लाइक्स टी। अगर डू के साथ ईएस लगा दिया तो लाइक के साथ लगाना ही नहीं चाहिए, ओके, इसको भी एलिमिनेट करो। ही नॉट लाइक टी, ऑप्शन डी, इसमें डू लगाया ही नहीं है, तो ये अनर्थ हो गया, इसको भी एलिमिनेट करो। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ही डज नॉट लाइक टी, ओके। आगे देखिए, आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 30, प्लीज वेयर बुक्स आर केप्ट, है ना। 1 word सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दे रखा होगा, आपने बताना कि कौन सा वर्ड ऐसा है जो इस पूरे सेंटेंस को वेरीफाई कर रहा है, राइट। तो ऐसी जगह यहाँ पे हम बुक्स को रखते हैं। अब लाइब्रेरी जो है यहाँ पे बुक्स रखी जाती है, सो ये इसका क्या हो गया?
करेक्ट आंसर। इसके आगे जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जैसे म्यूजियम है, म्यूजियम में क्या रखा जाता है, यहाँ पे कोई पुरानी हिस्टोरिकल चीज़ों को रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बुक्स नहीं होती हैं, तो हाँ कोई पुरानी बुक अगर होगी इंपॉर्टेंट उसको रखा जाएगा, बट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बुक्स हो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, राइट। गैलरी में हम बुक्स नहीं रखते हैं, गैलरी में पेंटिंग वगैरह या फिर फोटोज़ वगैरह ये चीज़ें आती हैं। उसके बाद स्टोर, अब स्टोर ज़रूरी नहीं है कि बुक्स का हो, स्टोर जनरल कुछ भी हो सकता है, वो बुक्स का हो सकता है, फिर खाने पीने की चीज़ों का हो सकता है, कॉस्मेटिक की चीज़ों का हो सकता है स्टोर, ओके। स्टोर एक जनरल वर्ड है, राइट। सो ऐसी जगह जहाँ पे बुक्स का रखा जाता है उसको बोलते हैं लाइब्रेरी। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। आगे देखिए, दे डैश प्लेइंग क्रिकेट नाउ। अब नाउ यहाँ पे बता रहा है कि ये जो चीज़ है ये अभी चल रही है, अभी चल रही है ना। तो दे के साथ इस तो आएगा नहीं, वॉज ये पास्ट वाला हो गया, बी भी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा, राइट। दे के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। सो दे आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। आगे चलिए, आगे क्या है, शी इज गुड डैश सिंगिंग। अब यहाँ पे अगर हम किसी के स्किल के बारे में बात कर रहे हैं ना, चाहे वो सिंगिंग है, डांसिंग है, रीडिंग है, किसी के स्किल के बारे में बात हो तो वहाँ पे हम एट का यूज़ करते हैं, शी इज़ गुड एट सिंगिंग। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, सिनोनिम ऑफ क्विक। क्विक का मतलब होता है तेज, जल्दी, वेरी फास्ट, है ना। तो हमने इसका सिनोनिम बताना है, मतलब सेम मीनिंग होना चाहिए। स्लो का मतलब होता है धीरे, ओके, तो ये इसका ऑपोजिट हो गया। फास्ट का मतलब होता है तेज, सो दिस इज द सिनोनिम ऑफ क्विक। सो लेजी का मतलब होता है आलसी, ओके, तो ये भी नहीं आएगा। वीक का मतलब होता है कमजोर, इनका तो मीनिंग ही नहीं आता है इसमें, राइट। सो एंटोनिम ऑफ वर्ड क्विक इज फास्ट, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है, एंटोनिम ऑफ ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट का मतलब क्या है, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, है ना। हमें इसका ऑपोजिट बताना है। ट्रुथफुल का मतलब होता है सच्चा, सच्चा, ईमानदार, तो ये सेम मीनिंग वाला हो गया, हमें इसका ऑपोजिट बताना है। लॉयल का मतलब होता है वफादार, ये भी इसका अर्थ भी इसके साथ मिलता जुलता है, तो इसको भी एलिमिनेट कर दो। उसके बाद आ गया डिसऑनेस्ट, मतलब बेईमान। सो डिसऑनेस्ट इज द एंटोनिम ऑफ ऑनेस्ट, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है काइंड। काइंड मतलब दयालु, दयालु भी इसका सेम अर्थ हो जाएगा ऑनेस्ट के साथ। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डिसऑनेस्ट, राइट। आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ही इज फॉन्ड डैश म्यूजिक। अब ये जो फॉन्ड वर्ड है ना, फॉन्ड के साथ, सॉरी, ये जो फॉन्ड वर्ड है ना, इसके साथ अगर हम ऑफ लगा दे, है ना, फॉन्ड ऑफ, तो इसका मीनिंग होता है टू लाइक समथिंग, मतलब किसी चीज को पसंद करना, ओके। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को पसंद करना। सो ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मतलब वो म्यूजिक को पसंद करता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, वी डैश अ होमवर्क यस्टरडे। अब यस्टरडे यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि इन्होंने कल का कर लिया हुआ है काम, मतलब पास्ट टेंस है ये। अगर ये पास्ट टेंस है तो यहाँ पे डन तो आएगा ही नहीं, ना ही डूइंग आएगा, मतलब डूइंग कॉन्टिन्यूस में लगता है, डन परफेक्ट में लगता है ना। यहाँ पे डू भी नहीं आएगा, ये प्रेजेंट में लगेगा। डिड आएगा, डिड यहाँ पास्ट में लगेगा, ओके। सो वी डिड आवर होमवर्क यस्टरडे, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एनवायरनमेंट। अब इन्वायरमेंट का जो करेक्ट स्पेलिंग है वो होता है ENVIRONMENT, विच इज ऑप्शन नंबर बी, राइट। एनवायरनमेंट का मतलब है, मतलब
वातावरण, पर्यावरण, जो हमारे आसपास की चीजें हैं, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21, अ पर्सन हु राइट्स पोएम्स। अब ऐसा पर्सन जो पोएम्स लिखता है ना, उसको क्या बोलते हैं? राइटर। अब जरूरी नहीं है जो राइटर है वो सिर्फ पोएम्स ही लिखेगा, वो आर्टिकल्स वगैरह भी लिख सकता है, स्टोरीज वगैरह भी लिखता है, तो इसको एलिमिनेट करो। पोइट, यस, पोइट वह पर्सन होता है जो पोएम्स को लिखता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है सिंगर। सिंगर जो होता है वो गायकार, जो गाता है। अथर हो गया जो बुक्स वगैरह लिखता है, तो इन दोनों को भी एलिमिनेट कर दो, ये भी नहीं आएंगे। गॉट इट? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, सिनोनिम ऑफ रिच। अब रिच का मतलब है जिसको कोई किसी चीज की कोई कमी नहीं है ना, जिसके पास बहुत ज्यादा मनी होती है, उसको बोलते हैं रिच। पुअर, अब हमें सिनोनिम बताना है ना इसका, मतलब कि सेम मीनिंग होना चाहिए। पुअर हो गया गरीब, जिसके पास हर एक चीज की कमी होती है, तो ये ऑपोजिट हो गया। उसके बाद है वेल्थी। वेल्थी का मतलब भी क्या होता है? जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, ठीक है, जिसके पास अच्छा खासा पैसा है, उसको बोलते हैं वेल्थी, राइट। सो वेल्थी इज द सिनोनिम ऑफ रिच। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वीक का मतलब हो गया कमजोर, स्मॉल का मतलब हो गया छोटा। सो इन दोनों को भी एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, एंटोनिम ऑफ विक्ट्री। एंटोनिम मतलब ऑपोजिट वर्ड बताना है। विक्ट्री का मतलब क्या होता है? विक्ट्री का मतलब होता है जीत, है ना। सक्सेस का मतलब भी जीत होता है, तो ये सेम मीनिंग हो गया, हमें ऑपोजिट बताना है। विन, इसका मतलब भी क्या होता है? जीत, ये भी सेम मीनिंग हो गया। उसके बाद है डिफीट, इसका मतलब होता है हार, तो ये ऑपोजिट है। सो डिफीट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23, ऑपोजिट ऑफ विक्ट्री। ट्रायम्फ, ट्रायम्फ का मतलब होता है बहुत बड़ी जीत, है ना, तो ये भी सेम मीनिंग हो गया, इसको भी एलिमिनेट कर दो। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। ही डैश ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क। अब यहाँ पे ही के साथ हैव तो नहीं आएगा, राइट, हैव नहीं आएगा यहाँ पे। उसके बाद हैविंग नहीं आएगा, राइट, हैविंग नहीं आएगा यहाँ पे, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हैड भी नहीं आएगा, हैड के डायरेक्टली बाद हमें क्या चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। यहाँ पे किसका यूज होगा? हैज का। ही हैज ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 25, शी गोज टू स्कूल। अच्छा हाँ, करेक्ट सेंटेंस बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए है शी गो टू स्कूल डेली। तो शी के साथ गो तो लगेगा ही नहीं, इसको एलिमिनेट कर दो, है ना। शी गोइंग भी नहीं लगेगा, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई है। शी गॉन भी डायरेक्टली नहीं लगेगा, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सो करेक्ट सेंटेंस है शी गोज टू स्कूल डेली। ऑप्शन नंबर बी, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। शी के साथ गोज लगेगा, शी गोज टू स्कूल डेली। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26, देयर इज डैश मिल्क इन द ग्लास। अब मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते फ्यू मिल्क, सेवरल मिल्क, इस तरह से नहीं बोलेंगे। जहाँ पे भी हमें कोई ड्रिंक या मिल्क ऐसी चीजें दिख जाए ना, वहां पे हम सम का यूज करते हैं, राइट। देयर इज सम मिल्क इन द ग्लास। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। उसके बाद देखिए सिनोनिम ऑफ क्वेश्चन नंबर 27, विच इज द सिनोनिम ऑफ वर्ड हैप्पी। वर्ड हैप्पी, हैप्पी का मतलब है मतलब कि खुश महसूस करना, है ना, खुशी होना, तो सिनोनिम मतलब हमें सेम मीनिंग वाला बताना है। सैड का मतलब होता है दुखी होना, ये ऑपोजिट हो गया। एंग्री का मतलब गुस्सा होना, ये भी ऑपोजिट हो गया। जॉयफुल होता है खुश रहना, है ना, तो हैप्पी और जॉयफुल इनके मीनिंग सेम है। सो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27 इज ऑप्शन नंबर सी, विच इज द जॉयफुल। क्राई का मतलब होता है रोना, सो दिस इज आल्सो ऑपोजिट, राइट। तो सेम मीनिंग वाले हो गए जॉयफुल एंड हैप्पी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। आगे देखिए, आगे क्या है, एंटोनिम ऑफ क्लीन। क्लीन का मतलब होता है साफ, है ना, तो प्योर का मतलब क्या हो गया? प्योर का मतलब भी होता है साफ,
तो हमें यहाँ ऑपोजिट बताना है, प्योर सेम मीनिंग वाला हो गया तो इसको एलिमिनेट कर दो। नेक्स्ट है डर्टी। डर्टी का मतलब होता है गंदा, तो क्लीन का मतलब साफ, डर्टी का मतलब गंदा। सो ऑप्शन नंबर बी, डर्टी इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28। फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा, इसको एलिमिनेट कर दो, ये भी नहीं होगा। क्लियर का मतलब होता है साफ दिखना, इसको भी एलिमिनेट कर दो, ये भी क्लीन के साथ सेम सेम मीनिंग ही दिख रहे हैं इनके, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ही डैश टू स्कूल एवरी डे, क्वेश्चन नंबर 29। अब ही के साथ क्या लगेगा, डायरेक्टली गॉन नहीं लगेगा, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। गोइंग भी नहीं लगेगा, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। गो भी नहीं लगेगा क्योंकि एस और एस लगता है, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ही गोज टू स्कूल एवरी डे। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। हाँ, डैश सन राइजेज इन द ईस्ट। अब देखो, ये जो यूनिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जो यूनिवर्सल चीजें होती हैं, जैसे सन हो गया, मून हो गया, है ना, अर्थ हो गया, इन सभी चीजों के साथ ना द लगता है क्योंकि ये अकेली होती है, कि सन है, अर्थ एक ही है ना। तो यहाँ पे द आर्टिकल यूज होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द सन राइजेस इन द ईस्ट। सो ये थे आज के क्वेश्चंस। होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।